नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदम कोचिंग संस्थान में, जहां हम बात कर रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। और वैदिक संस्कृति में हम उत्तर वैदिक काल में अभी सफर कर रहे हैं। सफर को आगे बढ़ाएं उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं इनके साथ में। सबसे पहले जैसा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स के रूप में आपके पास ये कंटेंट मौजूद रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं में। सबसे पहली विशेषताएं हैं सामाजिक विशेषता। सामाजिक विशेषताओं की शुरुआत हम परिवार से करते हैं। जैसा कि हमने देखा ऋग्वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक और संयुक्त परिवार पाए गए, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में भी पितृ सत्तात्मक और संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में रही। यानी कि जो प्रथा परिवार की वहां थी वही प्रथा परिवार की हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद आगे बढ़े और बात करें वर्ण व्यवस्था के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्थाओं का आधार जन्म ना होकर कर्म को माना जाता था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्थाएं अपना कठोर रूप ले चुकी थी और वर्ण व्यवस्थाओं का जो आधार है वो अब जाति हो गया है, यानी कि जन्म हो गया है। अब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्थाओं का आकलन होने लगा। चलिए आगे बढ़े और बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उपनयन संस्कार के लिए, यानी कि उपनयन संस्कार दिया जाता था। उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित संस्कार है, यानी कि ये तीन ही जो वर्ण है वो शिक्षा के लिए योग्य माने जाते थे। दूसरे शब्दों में कहूं तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार उत्तर वैदिक काल में नहीं था। अब जब इन तीनों वर्णों को संयुक्त रूप से द्विज कहा जाता है, देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, निम्न में से द्विज में सम्मिलित नहीं है, तो शूद्रों को द्विज में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो द्विज क्या है? आखिर क्या मतलब है द्विज का? द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना, यानी कि एक बार माँ के गर्भ से जन्म लिए और दूसरी बार उपनयन संस्कार होने के बाद शिक्षा में जब प्रवेश करते हैं तो इसे पुनर्जन्म माना जाता है, यानी कि दोबारा जन्म माना जाता है, दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए इन्हें द्विज कहा जाता है। आगे बढ़े और बात करें, यहाँ हमें आश्रम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है और यहाँ हमें 4 आश्रम मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से 4 आश्रम? ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ, फिर आपका वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। अब यहाँ 2 महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है उसे यहाँ हमें क्लियर करना होगा। कहीं पर हमें 3 आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है और कहाँ से हमें पूरे 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रमों की ही जानकारी मिलती है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है? तो छंदोग्य उपनिषद में। आगे बढ़े और बात करें, जाबोली उपनिषद में हमें 4 आश्रमों की जानकारी पहली बार प्राप्त हुई। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किसमें सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है? तो जाबोली उपनिषद में पहली बार हमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है विवाह। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आखिर विवाह के कितने प्रकार यहाँ मौजूद थे, किस किस तरीके से विवाह होता था। जैसे आज भी विभिन्न प्रकार से विवाह संपन्न होते हैं, तो उस समय की विवाह परंपरा के बारे में बात करें तो हमें यहाँ आश्वलेन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम एक एक करके विवाह के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मत कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहला विवाह है ब्रह्मा विवाह। इसमें दोस्तों वेदों का ज्ञाता वर, यानी कि जो वधू के पिता है वो वेदों के ज्ञाता वर को ढूंढकर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करते हैं। इसे हम ब्रह्मा विवाह के नाम से जानते हैं। दूसरा विवाह है देव विवाह। इसमें यज्ञ के पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। तीसरा है आर्ष विवाह। वर के पिता को वधु के पिता को वर के द्वारा एक जोड़ी बैल दिए जाते थे और
इसके चलते ये विवाह संपन्न होता है। प्रजापत्य विवाह, देखिए इस विवाह को अभी सबसे श्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। धर्म का आचरण करने वाले वर के साथ कन्या का विवाह करना, ये 4 वो विवाह है जो श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद के जो 4 विवाह है उन्हें हम निकृष्ट श्रेणी के विवाहों में रखते हैं। तो चलिए बात करें गंधर्व विवाह के बारे में। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह है, यानी कि प्रेम विवाह। आगे बढ़े तो आशुर्य विवाह, इसमें वधु का मूल्य देकर, यानी कि वर के द्वारा वधु के पिता को मूल्य मतलब पैसे देकर वधु को खरीद लिया जाता है। ये विवाह भी आजकल कई जातियों में प्रचलित है। आगे बढ़े और बात करें राक्षस विवाह। बलपूर्वक किसी भी कन्या का अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। इसे महाभारत काल में छात्र धर्म का प्रतीक माना जाता था, इसलिए इस राक्षस विवाह को ही छात्र विवाह कहते हैं। कहीं आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा विवाह छात्र विवाह के नाम से जाना जाता है, तो राक्षस विवाह। और अंततः सबसे निकृष्ट श्रेणी का जो विवाह है पैशाच्य विवाह। नींद में सोई हुई कन्या के साथ या छल पूर्वक कुकृत्य करके विवाह करना, इसे पैशाच्य विवाह कहा जाता है। तो दोस्तों वर्तमान समय में ये जो विवाह है दोनों पहले वाले, इनको 3 विवाह तक अभी प्रचलन में नहीं है, बाकी ये 4 विवाह अभी प्रचलन में है। अब यहाँ 2 तरीके के विवाहों की ओर जानकारी हमें मिलती है। अनुलोम विवाह, ऐसा विवाह जिसमें जो वर है उच्च वर्ण का हो और वधु निम्न वर्ण की हो, इसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। दूसरा है प्रतिलोम विवाह, इसमें वर निम्न वर्ण का होता है और वधु उच्च वर्ण की होती है। तो कुछ विवाह के बारे में हमने जानकारी ली। आगे बढ़े और बात करते हैं समाज में संस्कार ना हो तो वो समाज किस काम का। तो यहाँ भी उत्तर वैदिक काल में हमें 16 संस्कार के बारे में जानकारी मिलती है। हम एक एक करके उन संस्कारों के नाम आपके सामने बताएंगे, जिसमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, यानी कि पुत्र के रूप में संतान उत्पत्ति हो, इसके लिए यह संस्कार किया जाता था। सीमांतोन्नयन तीसरा, जातकर्म चौथा, नामकरण पांचवा, निष्क्रमण छठा, अन्नप्रसान, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि नामकरण, जातकर्म, अन्नप्रसान। 8वां है चूड़ाक्रमण, 9वां है कर्ण भेदन, 10वां है विद्या प्रारंभ, 11वां है उपनयन, फिर है वेदारंभ, फिर है केशांत, और फिर है सवावर्तन, फिर पाणी ग्रहण और अंततः अंत्येष्टि संस्कार। तो ये इस तरीके से 16 संस्कारों के बारे में हमें जानकारी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक विशेषताओं से मिलती है। चलिए आगे बढ़े और बात करें। इस समय 3 ऋणों के बारे में जानकारी मिलती है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ये सामाजिक ताना बाना के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था। तो चलिए बात करें। कृषि के साथ साथ जो पशुपालन जीवन का मुख्य आधार था। लौह का पूर्ण परिचय उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों को हो गया था। तो लौह को कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। सीधा सा प्रश्न आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क किसके लिए संबोधित किया गया है? तो लोहे के लिए। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वहां आपके लिए आपके सामने एक प्रश्न आएगा, निम्न में से लोहे के लिए उत्तर वैदिक काल में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? और देखिए यहाँ आपको दिखेगा लोहित अयस्क। तो लोहा शब्द देखकर आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसको कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क के नाम से ही जाना जाता है। आगे बात करें तो आर्थिक जीवन में व्यापार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और श्रेष्ठी, व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े और बात करें श्रेष्ठी का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें हमें श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। अब एक शब्द है सार्थवाह, शब्द का नाम सार्थवाह, व्यापारियों का पथ प्रदर्शक
यानी कि जो व्यापारी थे उनको आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला जो व्यक्ति होता था उसे हम सार्थवाह कहते हैं। एक शब्द है दोस्तों बलि। बलि राजा को दिया जाने वाला भेंट या उपहार था, यानी कि बलि को एक कर के रूप में भी दिखाया गया है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए आखिर बलि को कर के रूप में कहाँ दिखाया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में बलि एक कर के रूप में दिखाया गया है। तो हमने अभी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको रुचिकर लग रहे हैं और ये कंसेप्ट और ये जो कंटेंट है ये आपके एग्जाम उपयोगी है। तो बने रहिए आनंदम की क्लासेस के साथ और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना यहाँ मनोबल बढ़ाने का कार्य करता है और हम और बेहतरीन कंसेप्ट और कंटेंट के साथ वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।